बड़ी खबर लेके आए हैं। जो 14 लाख युवाओं को विश्वनाथ जी हैं, जो बकैनिया गांव के रहने वाले हैं और कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, और एक मुकदमा इन्होंने जीता है सुप्रीम कोर्ट में। जो डीएलएड का जो कोर्स था 18 महीने का, एनआईओएस के जरिए इन लोगों ने शिक्षा ग्रहण की थी, और जिसके बाद सरकार ने नियुक्तियां देने से मना कर दिया गया था। साक्षी मैं भी रहा हूँ इनके संघर्ष का, और लगातार जो हम इनके साथ जुड़े रहे हैं। और वर्तमान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी के समय की बात करें तो उस समय इन्होंने नियुक्तियों की मांग की थी, जो इन लोगों के लिए अमान्य कर दी गई थी डिग्री। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए हैं, और क्या क्या मामले हुए हैं, किस तरह का घटनाक्रम हुआ है, विश्वनाथ जी। तो सबसे पहले आपको बधाई कि एक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीते हैं। दर्शकों को बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। देखिए, ये पूरा मामला आप साक्षी रहे हैं। जब पहले तो मैं शुरू से बताना चाहूँगा, इस डिप्लोमा को 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच में केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने ही कराया था। तब इन्होंने जब विज्ञापन जारी किया था तो विज्ञापन में इन्होंने लिखा था कि ये वही डिप्लोमा है जो उत्तराखंड में बीटीसी के नाम से पहले जाना जाता था, वर्तमान में डीएलएड है। जी जी। और ये सारी बात बोल करके हम लोगों से ये डिप्लोमा करवाया था। जो प्राइवेट स्कूलों में इन सर्विस थे, जो सेवारत थे, उनको ये डिप्लोमा करना था, जिन्होंने 10 अगस्त 2017 से पहले किसी भी प्राइवेट स्कूल में या संस्थान में दाखिला ले लिया था। तो पहले लगभग इसका जो एडमिशन लेने का जो वो रेशियो था बहुत ही कम था। उसके बाद खुद मोदी जी का फोटो लगाया गया विज्ञापन पे, और उसके बाद बड़े बड़े अखबारों में प्रचार दिया गया, और उसमें लिखा गया साफ साफ शब्दों में कि यह कोर्स 2 वर्ष के बराबर है, इसको करने के बाद आप कहीं भी जॉब में जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को भी दोबारा से विज्ञापन देना पड़ा अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में। उसमें लिखा गया कि ये 2010 जो एनसीटी का जो नियमावली है, शिक्षक प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए जो नियमावली है 2010 की, ये उसके नियमों को फॉलो करता है। और उस नियम को अगर ये फॉलो करता है तो आप इसको कोर्स को करने के बाद कहीं भी जॉब वगैरह कर सकते हैं। इन्होंने अपने विज्ञापन में लिखा, उत्तराखंड सरकार ने खुद ही लिखा, इन्होंने 2017 की बात है वो। हम लोगों ने ये सब कागज सुप्रीम कोर्ट में दिए थे। तो जब यहाँ पर उत्तराखंड में 2018-19-20 में भर्ती आई तो हम लोगों ने आवेदन किया। आवेदन में सर्वप्रथम उत्तराखंड में जो शिक्षा सचिव थे आर मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने कहा कि ये डिप्लोमा वैलिड है। उन्होंने शासनादेश जियो जारी कर दिया कि ये वैलिड है, हम इनको ले रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कराया था तो वो बेहतर जानते, तो उन्होंने कहा कि वैलिड है। उसके बाद से प्राइवेट कॉलेजों का दबाव पड़ गया हमारे शिक्षा मंत्री पे। अच्छा। शिक्षा मंत्री पे दबाव पड़ने के बाद शिक्षा मंत्री जी आनाकानी करने लगे, नहीं। प्राइवेट कॉलेज से आशा है बीएड कॉलेज, प्राइवेट में बीएड ले लीजिए, और उत्तराखंड में तो रेगुलर प्राइवेट है नहीं, बीएड ही है। तो इनको दबाव पड़ा। उसके बाद से कुछ मैं खुल के बोलूँगा, मैं डरता नहीं हूँ। कुछ अभिव्यक्ति की आजादी है, बिल्कुल मैं बोलूँगा मैं उस समय बोलेंगे आप मुकदमे। हाँ बिल्कुल, मैं गलत बोलूँगा, मैं मुकदमा झेलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय तत्कालीन हमारे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी थे। पहले इन्होंने हमें कहा कि भाई कुछ मिठाई उठाई, तो हमने कहा ठीक है हो जाएगा, लेकिन हमारी मिठाई से बड़ा मिठाई उधर से मिल गया बीएड की तरफ से। अच्छा। उसके बाद इन्होंने तैस में आकर कहा कि हम इनको किसी भी दशा में ज्वाइनिंग नहीं देंगे, और उन्होंने 10 फरवरी 2021 को ये जो गजट नोट हमारे लिए जो आदेश आया था, जियो आया था, उसको रद्द करवा दिया और कहा कि ये वैलिड नहीं है। जिसको लेकर के हम ऑनरेबल हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट में लंबा मुकदमा चला, 1 साल का मुकदमा चला। 1 साल के मुकदमे के बाद से वहाँ पे जजमेंट आया कि सरकार ने इनको अनावश्यक परेशान किया, ये डिप्लोमा इन्होंने ही कराया और इनके ही कहने पे इन्होंने किया। और जब इन्होंने इतने कम समय में उतना ही कोर्स किया है जितना का कोर्स रेगुलर डीएलएड करता है, तो ये डिप्लोमा क्यों नहीं माने। बाकायदे उन्होंने सरकार पे पनिश भी लगाया, 8 लाख का जुर्माना भी लगाया कि जितने भी याचिका करता है इनको आप ये जुर्माना भी देंगे। अब सरकार हाईकोर्ट उत्तराखंड ने जी चीफ जस्टिस डबल बेंच ने लगाया था। चीफ जस्टिस ने मेरे को याद है आज भी, उनका नाम था, दिल्ली से रिटायर होकर आए थे वो, नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, ठीक है, जो भी थे चीफ जस्टिस थे उस समय वो, अभी जो इससे पहले जो थे वो वही थे। तो एक बार उत्तराखंड सरकार लेने को राजी हो गई थी। इनकी जो विधिक सलाह जो हर सरकार, राज्य सरकार के जो
और लॉ डिपार्टमेंट होता है, विधि विभाग होता है, उन्होंने पहले अलाउ कर दिया कि नहीं ये तो वैलिड है, इनको तो लेना पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने भारी दबाव बना करके विधि विभाग से उस क्या नाम है जो आदेश को फिर से बदलवा दिया। अच्छा। हमारे पास आरटीआई की कॉपी आई हुई है और उसमें पहले इन्होंने माना है कि हाँ ये ठीक है, बाद में इनको पलटा गया है। वो मेरे पास साक्ष्य हैं, बिना साक्ष्य के मैं बात नहीं करता हूँ। तो विधि विभाग से दबाव बनाया कि किसी भी तरह कोई ना कोई नुक्स निकालिए कि हम इनको नहीं लेना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने छोटा सा कोई नुक्स निकाला कि हमारे यहाँ भर्ती पूरी हो गई है, अच्छा, अब हम क्या करें। उसके बाद इसी बात को लेकर के वो गए कि ये लोग बीच भर्ती में आए। हालांकि हम बीच भर्ती में नहीं आए थे, हमने आवेदन तो शुरू में कर दिया था, बट इन्होंने अपनी हठ धर्मिता का कारण इन्होंने भर्ती को जबरिया पूरा कर लिया था, मतलब 70% पूरा कर लिया था। फिर भी सीटें बची थी, हम 300 लोग थे, फिर भी सीटें बची थी। बट थोड़ा सा मैं वहाँ से रोक के एक बार बीच में लाना चाहूँगा। हम इसको लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री का जो सुपुत्र हैं, नाम भूल रहा हूँ, अतुल पांडे, इनसे एक वैवाहिक कार्यक्रम में भी हमारे साथी मिले थे। इन्होंने उस समय कह दिया था कि हमने मतलब मिले थे और हमने ये भी कहा था कि हम धरना देंगे। तो उन्होंने कहा था आप धरना देते देते मर भी जाओगे ना तभी हम तुमको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। उसके बाद उनके साथ उनके परिवार में जो भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बड़ा आरोप नहीं, एकदम प्रूफ है। अच्छा, प्रूफ है हमारे पास। चलिए, प्रूफ है तो हमारे पास प्रूफ है। उन्होंने कहा कि मर भी जाएंगे तो हम इनको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, ठीक है। और उसके बाद से उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई समाज ने देखा, देश ने देखा, और उत्तराखंड के गदरपुर के वासियों ने देखा, वो जिसको मार रहे थे उनके साथ क्या क्या हुआ। और उसके बाद से जब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया तो इन्होंने राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने से डर भी रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि अपना एसएलपी लगा करके वो डिफेक्ट में डाल के छोड़ दिया। उसके बाद पीछे से बीएड को भेजा। अच्छा, तो जब बीएड गया तो फिर उसमें खेल हो गया कुछ, हमारे नेता और उनके द्वारा कुछ हो गया। और जब कोर्ट में जब आपके नेता से आशय, आपके जो लोग थे जो लीड कर रहे थे, वो लीड कर रहे थे आपको, उन लोगों ने आपको धोखा दे दिया उन्होंने। जो जिस दिन सुनवाई हुई, सुनवाई का लाइव लिंक हम लोगों को नहीं दिया गया, कोई भी सीनियर अधिवक्ता नहीं उतारा गया। हालांकि ऑर्डर में तो था, बट किसी ने देखा नहीं, दुनिया किसी ने नहीं देखा कि कौन आया था सीनियर। तो 10 मिनट की सुनवाई हुई, 10 मिनट की सुनवाई में जज के माइंड में ऐसा भर दिया गया कि ये लोग फ्रेश कैंडिडेट है, ये लोग इन सर्विस नहीं थे, इन्होंने डिप्लोमा फर्जी तरीके से किया गया। जज के माइंड में ये 1 साल तक उसके दिमाग में रहा। अंत में उन्होंने यही जजमेंट दे दिया कि ये क्या नाम है जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का जजमेंट है वो गलत है, और ये जो डिप्लोमा था 1 टाइम था और केवल उनके लिए था जो इन सर्विस थे, जबकि हम इन सर्विस तो खुद ही थे। तो इस तरह का जजमेंट आया। उसके बाद से सभी लोग, पूरे देश के 12 लाख बच्चों का जो भविष्य था अधर में पड़ गया। सभी लोग चिंतित हो गए, काफ़ी लोगों ने अपनी डिप्लोमा को फाड़ दिए, जला दिए। और उसके बाद से फिर एक और नेता आए बिहार से, उन्होंने कहा कि हम इसको जीवित कराएंगे। हालांकि उस दौरान मैंने रिव्यू फाइल कर दिया था और रिव्यू को थोड़ा सा पेंडिंग में रखा था, कुछ गतिविधियां होती हैं उसको देखते हुए हमने पेंडिंग रखा था। तो उन नेता ने कहा कि हम कराएंगे विश्वनाथ, आप हमारे साथ काम करो। हम उनके साथ भी लाइव गए, उनके साथ भी काम किए, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, बहुत भारी रकम इकट्ठा किया, जिसके मेरे पास प्रमाण हैं। भारी रकम इकट्ठा, एक बार फिर धोखा मिला आपको अपने नेता से। फिर धोखा मिला। उन्होंने एक हेयरिंग कराई और केस को डिसमिस करा दिया। अच्छा, फिर से डिसमिस हो गया। उसमें क्या फैसला है? डिसमिस, कुछ सुना ही नहीं। अच्छा, उन्होंने कह दिया, जब कोर्ट ने इसको डिसाइड सुनवाई योग्य नहीं, सुनवाई योग्य नहीं, सुना ही नहीं। उन्होंने पहले डिसमिस कर दिया, कह दिया आप जो कहना आप हाई कोर्ट जाइए अपने। फिर एक समस्या थी ही, दूसरी समस्या फिर बढ़ गई हमारे सामने कि भाई 2 मामले डिसमिस हो गए सुप्रीम कोर्ट में, अब हमें क्या ही सुनेगा सुप्रीम कोर्ट भाई अपना जजमेंट। तो फिर भी हम लोग लगे रहे, ईश्वर पे भरोसा रखा और लगे रहे। भारत के संविधान पे भरोसा था, लगे रहे। 1 साल तक बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ी। टीमें बनी, हमारी टीम में 4 साथी 5 साथी थे। एक बहुत ही ईमानदार लोग थे। कहाँ के थे? एक चमोली के साथी थे, एक बाजपुर के साथी थे, एक उत्तर प्रदेश के साथी थे, और एक बिहार के भी एक साथी बाद में उसमें जुड़े थे। ठीक है। तो सबका नाम अगर कहें तो मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ लाइव। देखिए, आप वादी हैं, आप जीते हैं, तो उसमें बुराई भी कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि तो जीते हुए मुकदमे में कोई संविधान के खिलाफ हम टिप्पणी कर नहीं रहे। उत्तराखंड के चमोली से अनिल कन्याल जी थे, श्रीमान अनिल कन्याल जी थे, जो विधिक मामलों में जो कागजों में जो देखना था वो देख रहे थे। उत्तर प्रदेश से आदेश कुमार श्रीवास्तव थे, वो भी विधिक मामले देख रहे थे। और बाजपुर से सतीश कुमार जी थे, वो जो हमारा जो सहयोग वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट के लिए होता उसको देख रहे थे। और बिहार से एक कुमुद कांत पांडे जी थे, वो लीगल मामले देख रहे थे। मतलब मुख्यवादी कौन? मुख्यवादी में था विश्वनाथ वर्सेस उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार, ये मतलब मेन पार्टी थे। तो शुरू में हमारे पास फंड नहीं था, 1-1.5 लाख रुपया ही था। हमने उस 1-1.5 लाख की बदौलत ही हमने सीनियर अधिवक्ता श्रीमान DS नायडू सर को बोला कि सर आपके
एक बार आप सर से जज साहब से बोल के देखिए कि हमारे मामले को अगर ओपन कोर्ट में सुन लेते तो हम हमारे पास कुछ तथ्य हैं। इससे पहले इससे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। इससे पहले रिव्यू से पहले हमारे वकील साहब ने कहा कि रिव्यू बहुत कम चांस होते हैं, 2000 मामलों में एक ही मामला शायद ही वो भी सुना जाए, वो होता है। तो मैंने कहा कि कुछ तो होगा सर। तो कह रहे हैं इस समय चंद्रचूड़ साहब आए हैं और काफ़ी ऐसे मामलों को काफ़ी देखते हैं, आप एक बार उनको पत्र लिखिए। तो मैंने फिर मार्मिक पत्र लिखा। मार्मिक क्या लिखा, जो सच्चाई थी वही लिखा मैंने कि साहब एक बार हमें सुन लीजिए ओपन कोर्ट में, बस एक बार। अगर मैं फिर भी गलत पाया जाऊँ तो आप कोर्ट का समय खराब करने की जो भी पनिश होती है आप मुझे दीजिएगा, मुझे एक्सेप्ट रहेगा, मुझे स्वीकार रहेगा। उन्होंने इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया कि इसको मामले को सुना जाए। और हमने फिर अपने जो सीनियर अधिवक्ता थे उनसे मेंशनिंग भी कराई, बताया भी कि हमारे कुछ और मामले हैं, उसको सुनना पड़ेगा, सुन लीजिए आप एक बार। तो एक बार तो जज मना कर दिया, लेकिन फिर भी बोले कि ठीक है हम इसको चैम्बर में देखेंगे कि क्या है। चैम्बर में देखा उन्होंने तो उन्होंने पाया कि हाँ वास्तविकता है। उन्होंने ओरल हेयरिंग हमारी एक्सेप्ट कर ली। ओरल हेयरिंग के बाद फिर संपूर्ण देश में एक एनर्जी सी आ गई। सभी देश के जितने भी लड़के थे, जिन 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 राज्य 11 राज्य मेरे साथ गए थे। अच्छा, 11 राज्य गए थे। 11 राज्य में असम, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, पंजाब, KVS और उत्तराखंड, मतलब तमाम राज्य, 11 राज्य थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट गए। सभी मामले एक के बाद सभी मेरे नीचे टैग होते गए कि जो विश्वनाथ के मामले में ऑर्डर आएंगे सभी इनमें ऑर्डर आएंगे। पिछली सुनवाई में माननीय जस्टिस ने कहा था कि हम इसमें कोई फर्दर हेयरिंग नहीं करेंगे, और मेरा जजमेंट ये नहीं था कि इन सर्विस को बाहर किया जाए। मेरा जजमेंट बिल्कुल नहीं था, मैंने इन सर्विस वालों को प्रोटेक्ट किया था। तो हमारे अधिवक्ताओं ने ये कहा था कि आपने प्रोटेक्ट तो किया था, बट राज्य सरकारों ने इसका गलत उपयोग कर लिया कि आप जहां थे वहीं मतलब उसका अर्थ अपने हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से कि इनको नियुक्ति ना देने पड़े। उन्होंने कह दिया कि आप जहां पढ़ा रहे थे केवल वहीं प्रोटेक्ट रहेंगे। तो इसको कल सुनवाई हुई, स्पेशल बेंच गठित हुई थी इस मामले के लिए, और सभी मामलों को सुनने के बाद हमारे लिए स्पेशल बेंच 3:30 बजे दूसरी बार बैठी, और जिसमें मैं भी उपस्थित था, मैं भी साक्षी था, मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी उपस्थित था। और उन्होंने पाया कि यह डिप्लोमा अन्य रेगुलर डीलर डिप्लोमा के बराबर है, और ये कहीं भी इस डिप्लोमा को लेकर के जॉब कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने बाकायदे ऑर्डर लिखवा दिया है। विस्तृत ऑर्डर 1-2 दिन में आएगा जी। तो विश्वनाथ जी, बात करें कि आप कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, दिव्यांग हैं आप, आने जाने में समस्याएं होती हैं, किसी तरह की मनोबल कहीं टूटा कभी? दिव्यांग होने का कोई नुकसान हुआ आपको कि हाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, या ऐसी कोई मनोबल में कमी रही? इच्छा शक्ति बहुत बड़ी होती है सर। इच्छा शक्ति के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आपकी इच्छा शक्ति है ना, और आप में ईमानदारी, कर्मठता और जुझारूपन है, तो वो आप क्या हैं क्या नहीं उसको वो मायने नहीं रखता है। वो आप जब आगे चलिएगा तो आपको सहारा मिल ही जाएगा। हमने उस परमेश्वर पे भरोसा रख करके हम आगे बढ़े, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमको सहारा मिलता गया। हमको वकील भी हमारा वैसा मिल गया जैसी दृष्टि वैसी सोच। हाँ, और कुछ नेता भी हमें मेरे जैसे ईमानदार ही मिल गए। बल्कि हम लोगों ने जो काम किया उसके लिए स्टेटमेंट भी जारी किया देश भर में। जिन्होंने लूटा था उसको दूर करने के लिए भाई देखो हम वैसा नहीं कर रहे हैं। हमने स्टेटमेंट भी जारी किया बैंकों से भी दबाव पड़ा हम पे। बैंकों में भी लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने कंप्लेन कर दिया कि भाई इसका बैंक में इतना फंडिंग कैसे हो रहा है। बैंक भी घर पे आए, काफ़ी दबाव बना। अभी भी एक बैंक मेरा सीज कर रखा है। अच्छा। हाँ, अभी भी बैंक अकाउंट आप? हाँ, एक्सिस बैंक का अकाउंट सीज कर रखा है। अच्छा। तो काफ़ी दबाव पड़ा, लेकिन मैं नहीं डरा। मेरे पास कागज़ थे, मैंने संविधान पढ़ा था, और मैं संविधान पे बड़ा विश्वास करता हूँ। संविधान में जो है वो सबको मिलना चाहिए। आप लोग भी संविधान को पढ़िए, अपने अधिकारों के प्रति लड़िए, और यकीन मानिए कि अगर आप लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर, आज नहीं तो कल। विश्वनाथ जी, एक सवाल मेरे मन में आता है, क्योंकि मैं शिक्षकों से बड़ा प्रभावित रहता हूँ। गुरुजन हम लोग बोलते हैं हमारी आम बोलचाल में, भाषा में। तो अतिथि शिक्षकों का चलन है यहाँ उत्तराखंड में, इनकी जरूरत क्यों? क्या सरकार नाकाम है इनको स्थायी नियुक्ति देने? अतिथि शिक्षकों की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब योग्य शिक्षकों को आप जॉब नहीं देंगे। अतिथि शिक्षक तो एक खाली नाम है सर। अतिथि नाम है, बैकडोर से कुछ और होता है। अच्छा, बैकडोर से कुछ और होता है। जो जेन्युइन थे उनको आपने कह दिया ये वैलिड नहीं है, अब अतिथि को आप ले रहे हैं तो वो कैसे वैलिड है? अच्छा, आज के जो समाचार है हमारे पास उसमें यह स्पष्ट है कि इनका मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा।
तो वो मतलब जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको स्थायी करने के बजाय आप उनका मानदेय भी नहीं बढ़ा रहे हैं फिर। अपनी सैलरी तो गवर्नमेंट हर साल बढ़ा लेती है, विधायकों की सैलरी हर साल बढ़ जाती है, हर साल बढ़ जाता है। बट जहाँ बेरोजगार युवाओं की बात आती है ना, वहाँ सरकार को मतलब उनको सांप सूंघ जाता है। उनसे काम पूरा लेंगे, उनको हर काम देंगे, चुनाव ड्यूटी में लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे, लेकिन उनको जॉब, उनको सैलरी नहीं देंगे। ये गलत तो है। जब आप उनको पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप स्कूल में, आपके स्कूलों में शिक्षक कम है ही क्यों, आप उसको पूरा कीजिए ना। अच्छा, आप इतना बड़े बड़े दावे करते हैं कि उत्तराखंड उसमें जा रहा है, आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ। एक बात और आती कि कुछ स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, शिक्षकों को जो योग्य शिक्षक हैं वो ले नहीं रही सरकार, उनको भर्ती नहीं कर रही है। मर्ज सुख शांति नगर की बात करें, आदर्श नगर में बच्चे जा रहे हैं, इस तरह के अनेक स्कूल हैं जो मर्ज किए गए हैं। तो क्या स्कूलों को बंद करना, चाहे वहाँ छात्र संख्या कम हो, कितना सही कितना गलत? ये एक दूर की सोच है शिक्षा का भी प्राइवेटीकरण करने का। अच्छा, ये दूर की सोच है। धीरे धीरे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। जो सरकारी स्कूल पूर्ववर्ती सरकारों ने खोला चलाया, उनको बंद किया जा रहा है, उनको नीलाम किया जा रहा है, उनको खंडहर में तब्दील किया जा रहा है। जब सभी स्कूल एक के बाद एक मर्ज हो जाएंगे तो बच्चों को शिक्षा देगा कौन? प्राइवेट स्कूल आज जरूर शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जब सब कुछ उनके हाथ में चला जाएगा तो फिर गरीब बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे, कहाँ से कितना पैसा देंगे? आप देख रहे हैं आज प्राइवेट स्कूलों में सरकार का मकसद बच्चों को साक्षर बनाना है सिर्फ, और ऐसा बनाना है कि नौकरी भी ना मांगे, ऐसा तो नहीं है। देखिए, बैल जो होता है ना बहुत ताकतवर होता है, लेकिन वो उसका नाम बैल इसीलिए रखा गया है कि उसको ज्ञान नहीं होता है। वो उसको जिधर हाँकोगे उधर ही जाएगा। सरकार भी यही कर रही है देश में, उत्तराखंड में बच्चों को बैल बना रही है। वो साक्षर तो रहेगा, उसके बाद डिप्लोमा तो रहेगा, बट उसको ज्ञान नहीं रहेगा कि वो लड़ पाए अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। जो सरकार कहेगी वही वो उसको करने के लिए वो बात होंगे, शिक्षित नहीं होंगे वो शिक्षित। आप पहले के गुरुजनों में ज्ञान देख लीजिए, आज के गुरुजनों में ज्ञान देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है आज ज्ञान ज्यादा हो, लेकिन भावना की कहीं ना कहीं कमी तो स्पष्ट दिखती है। मुझे नहीं लगता कि ज्ञान ज्यादा है। आजकल के शिक्षकों में राजनीति ज्यादा है। अच्छा, राजनीति पॉलिटिकल ज्यादा हो गए हैं। वो ज्ञान कम दे रहे हैं, पॉलिटिकल ज्यादा हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जब चुने जाएंगे राजनीति नहीं करेंगे और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना 100%। बच्चों के लिए अगर राजनीति करनी पड़ी ना तो वो भी करेंगे। बच्चों के लिए स्कूल के लिए आप मेंशन कर रहे हैं। हाँ, मैं मेंशन कर रहा हूँ। अगर बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए, उनके स्कूल के लिए, उनकी शिक्षा के लिए अगर राजनीति करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। चलिए, धन्यवाद। ये थे विश्वनाथ जी, जो कॉमन सर्विस सेंटर गदरपुर के बकैनिया गांव में चलाते हैं और पोलियोग्रस्त शरीर होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और मुकदमा जीता है। देश भर के 11 राज्यों के 14 लाख जो बेरोजगार बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए एक नई किरण इनके फैसले के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जगी है कि इनको नौकरियां मिलेंगे। नहीं, हमारे पास आए केवल 11 राज्य थे, लेकिन ऑल ओवर 28 राज्य इसमें 28-29 भारतवर्ष में ये कोर्स कराया गया। भारतवर्ष, जी जी। चलिए, ये नई बात बताई कि 11 राज्यों के बच्चे इनके साथ जुड़े थे और पूरे देश के बच्चों के लिए एक राह खुली है। जो 18 महीने की DLED कोर्स NIOS के जरिए कराए गए थे वो पूरे देश में मान्य होगा। महेंद्र पाल सिंह, गदरपुर।